राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों घटना चक्र के मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के दोस्तों पेपर वन की। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि पेपर वन जो है 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आपको एक और चीज़ पता होगा, मैंने वीडियो डाल दी है ऑलरेडी कि 2024 से नेट जेआरएफ का सिलेबस बदलने वाला है। तो दोस्तों आपसे यही मेरी गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो अब तक पढ़ा है इसमें कुछ चेंजेस होंगे, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आप क्या करें, इसी बार अपना नेट जेआरएफ को क्लियर कर लें ताकि आपको अगली बार पढ़ना ना पड़े। पढ़ना दोस्तों पड़ेगा, लेकिन आप इसी बार सुरक्षित हो जाएं, एक सेफ कैटेगरी में चले जाएं। आपने जो अब तक मेहनत की है आप उसका फल पा लें। अगर दोस्तों आप इस बार नहीं कर पाते तो अगली बार फिर आप साथ से पढ़िएगा, मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा। और दोस्तों अभी जो है पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो डाली थी, तो आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है दोस्तों बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और बस इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आज हम इसका अगला पेपर करेंगे। कल हमने आपको एक पेपर कराया था, जो अगला पेपर है तो घटना चक्र से मैं आपको दोस्तों पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जो कि 2021 से 2023 तक के सारे जून 23 तक के सारे पीवाईक्यू। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अगले पेपर को। चलिए तो दोस्तों जो मैंने कल आपको कराया था आपको पता ही है। अब जो हम आपको कराने वाले हैं ये पेपर आपका अभी आपके सामने आने वाला है, तो जल्दी से बैठ जाइए। अगर आप कुछ कर रहे हो दोस्तों तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाइए और पेपर को शुरुआत से एंड तक देख लीजिए ताकि आप इससे जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं इस पर लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको मैथ के सॉल्व नहीं कराता हूँ, मुझ से बता देता हूँ, वरना मैं आपको बहुत सेकंड्स में सॉल्व करके दिखाता कि कैसे। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व लिखने लगूं। इस पर लिखा नहीं जा रहा है, मुझे नहीं पता कैसे, मैं इसको सीखूंगा और बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि इससे कैसे लिखा जाएगा। चलिए तो दोस्तों यूजीसी नेट पेपर वन सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिव्यक्ति 26 दिसंबर 2021 का शिफ्ट वन का पेपर है दोस्तों। तो निर्देश हैं, सबसे पहले ये आपको पता ही है कि सारे प्रश्न पढ़ने हैं, आपको सारे करने हैं। और तो 5 भिन्न वर्षों में 5 भिन्न पाठ्यक्रमों में। चलिए तो पहला है दोस्तों पाठ्यक्रम दिया हुआ है। आपने पहला ज़्यादातर डीआई का आता है, तो इसमें 2016, 17, 18, 19, 20 बीटेक, एमसीए, एमटेक, एमफिल और समेकित एमटेक के स्टूडेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि 2016 में कितने थे और 2000 आपके 17 में कितने हैं, 18 में कितने, 19 में कितने, 20 में। तो ये पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ष में अधिकतम विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। अब आपको बस इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, ये पांचों जो हैं इनका आपको टोटल करना है। 2016 के 1 2 3 4 5 सबका टोटल करो, 2017 के 1 2 3 4 5। तो जिस वर्ष का टोटल सबसे अधिकतम आएगा वो वर्ष सही हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए वर्ष 2016 में पाठ्यक्रम की संख्या 45, 52, 25, 26, 164 हो गई। 17 में 179 हो गई और इनने 18 का किया 151 और 19 का किया 154 और इसका 164। तो दोस्तों 2017 सही उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ जो टोटल है वो 179 हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। 2016 और 20 के दौरान बीटेक में औसत रिक्त सीटों, एमटेक में औसत रिक्त सीटों के बीच अंतर कितना है। तो दोस्तों इसमें आपको अंतर बताना है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप बीटेक और विभिन्न वर्षों में खाली सीटें हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए बीटेक में टोटल 60 सीटें हैं और यहाँ कितनी भरी हैं, ये देखिए 2016 में तो कितनी बची है 45, कितनी खाली रहेंगी, तो हर वर्ष की जोड़ लेंगे। अब वो उसके बाद कब की पूछ रहा है, बीटेक में और आपका एमटेक में। अब एमटेक की देख लेते हैं, है ना। तो खाली सीटों का औसत निकाल लिया 9.8, एमटेक की निकाल लेते हैं। तो आपका ये हो गया 5 को जो जोड़ा, क्योंकि 5 हैं तो औसत निकालेंगे तो नीचे 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 5 चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे 5 + 4 9 प्लस, तो यहाँ 5.4 हो गया, इनको माइनस कर दिया तो आपका कितना आ गया 4.4। आपका सही उत्तर हो गया 4.4। चलिए सी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में रिक्त सीटों की संख्या अधिकतम है? आपको कुछ नहीं करना, बस उसमें सबका रिक्त सीटें टोटल दी हुई हैं, उसको सबको प्लस करके प्लस करके देखिए कि सब में किस में सबसे ज्यादा है, बस वही आपका उत्तर सही हो जाएगा। जैसे 60 माइनस 45 36 है ना 16 में, प्लस 60 माइनस 52, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग है, ये बीटेक हर एक कोर्स की, बीटेक एमटेक की, इसलिए अलग कर रहे हैं। तो 36 हो गई। अब यहाँ और की टोटल कर रहा होगा, इसमें 18 में 21 हो गई, इसमें 19 में 49 हो गई, 20 में 46, 36 तो 49 आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2016 से 20 के दौरान किस कोर्स में कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम है? बस अब वहाँ आपने मैक्सिमम बताया या न्यूनतम, अभी आपने किया था ऊपर या आपने कि किस में कितना है, तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर आ गया, ये रही आपकी न्यूनतम कितनी है, 24 है बस। और 2016 में औसत नामांकन व 17 में औसत नामांकन के बीच का अंतर बताइए। तो 2016 में जितनी सीटें बच्चों ने एडमिशन लिए उन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2017 में जितने बच्चों ने एडमिशन लिए उन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर सही आ जाएगा। देखिए ये रहा आपका 3.0, ये आपका आ गया 3.0, बीच में अंतर आया, इन्होंने 32 35 -35 में से 32 को माइनस कर दिया, 3.0 आ गया बस। स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाली पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? AICTE, NCERT, NPTEL और UGC। तो दोस्तों स्वयं एक आपको पता ही है राष्ट्रीय पोर्टल है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंचे, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचित सहित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुंचाना है। स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटना चाहता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूत रहे और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा शामिल नहीं पाए। इस पर कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी कोर्सों को किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री के उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने हेतु 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जो है AICTE, NPTEL, UGC, CEC। ये देखिए, तो इसका सही उत्तर है NPTEL। ये देखिए आप NPTEL, उसमें जहाँ जो ऑप्शन दिए हैं है ना, चलिए NCERT, NIOS, IGNOU और IIMB, NITTR। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का क्या नाम है जो सुगम पहुंच वाले पुस्तक चिन्ह भंडार गृह निर्माण में सहायक और जो सदस्यों अथवा सामान्य जानों द्वारा तलाश योग्य बन जाता है? सामाजिक पुस्तक चिन्ह, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, उद्यम संसाधन नियोजन, संदर्भ प्रबंधन उपकरण। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, सामाजिक पुस्तक चिन्ह। सोशल नेटवर्किंग एवं सोशल बुक मार्किंग हमारे पसंदीदा लिंक को दुनिया के साथ साझा करने का एक शानदार तरीका है। सोशल बुकमार्क्स अधिक बैंक लिंक प्रदान करते हैं और वो साइटों के अतिरिक्त ट्रैफिक भी प्रदान करते हैं। सोशल बुकमार्किंग साइट सर्च इंजन के अनुकूल है और लिंक जमा करने के साथ दिन भर के भीतर सभी प्रमुख खोज इंजनों में प्रकट होने के शुरू हो जाते हैं। अतः सोशल बुकमार्किंग सुगम पहुंच वाले पुस्तक चिन्ह भंडार गृह निर्माण के सहायक और जो सस्ते अथवा सामान्य जानों द्वारा तलाश योग्य बन जाते हैं। आप जो भी सर्च करते हैं दोस्तों, ये उनकी बात हो रही है, बुकमार्क की बात हो रही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। और दूसरा, वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही समरूप स्कोर देता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए संकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों चलिए, ऑप्शन ए कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन ए और कथन 2 दोनों गलत हैं। और आपका है कथन ए फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड। तो दोनों दोस्तों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। चलिए, विश्वसनीयता एक माप की स्थिरता का द्योतक है। जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी वस्तु का मापन करते हैं तो उसमें वो
वे अमुक यंत्र से सुसंगत परिणाम की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार विश्वसनीयता माप की स्थिरता को व्यक्त करता है। इस तरह कथन फर्स्ट असत्य है। वैधता से तात्पर्य किसी परीक्षण के द्वारा किए गए सटीक मापन से है, अतः वैधता का संबंध मापन की वास्तुनिष्ठता को व्यक्त करता है। इस प्रकार कथन सेकंड भी असत्य। निम्नलिखित में से कौन कौन से कौशल अधिसंज्ञान में शामिल हैं? नियोजन करना, विकास करना, परीक्षण करना, लागत निर्धारण करना, मूल्यांकन करना, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। ए, बी और सी, केवल ए, सी और ई, केवल बी, डी और ई, केवल ए, डी और ई। तो दोस्तों ए, सी और ई सही होगा। नियोजन करना, परीक्षण करना और मूल्यांकन करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अधिगम रणनीति, सूची 2 की गई कार्यवाही, नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण बनाना, संगठित और स्मरण करना, बोधन, संज्ञात्मक। ऐसे ही दोस्तों आएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। तो मैचिंग को बड़े आराम से पढ़िए और फिर बताइए कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें सी सही है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नियोजन एवं ध्यान केंद्रित करने में क्रम में छात्र अपने लक्ष्य एवं समय सारणी का निर्धारण करता है। इससे उसके लक्ष्य का एक निश्चित प्रतिचित्र उसके मस्तिष्क में बन जाता है। संगठित एवं स्मरण करना के अंतर्गत छात्र स्मृति विज्ञान एवं निमोसिस का इस्तेमाल करके तस्वीरों के माध्यम से पाठ को स्मरण करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? कोटो प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन, बैट प्रतिचयन। तो सी एकदम सही उत्तर होगा, सुविधाजनक प्रतिचयन। दोस्तों सुविधाजनक प्रतिचयन को बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दोस्तों अगर इंग्लिश में लिखा है तो कभी घबराना नहीं है। और आपको ये तो पता होगा कि नेट के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन की आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन आपको हिंदी में ना समझ में आए इंग्लिश में कर लीजिए, इंग्लिश में ना समझ में आए हिंदी में कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इतनी स्पीड से इसलिए आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें। एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है दोस्तों, और मैं आपको कंटिन्यूस ऐसे ही पीवाईक्यू कराता रहूंगा। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो देखते रहिए, आपके पीवाईक्यू पूरे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है? अभिसारी वैधता, भविष्य सूचक वैधता, रचना वैधता और समवर्ती वैधता। तो दोस्तों भविष्य सूचक वैधता एकदम सही उत्तर होगा। भविष्य सूचक वैधता में एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है। ध्यान तो है कि भविष्य सूचक वैधता प्रोडक्टिव वैलिडिटी के अंतर्गत वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा से इस वैधता का बहुधा इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, यदि हम कतिपय सामाजिक समूह के विश्व दृष्टिकोण में रुचि रखते हैं, एक ऐसी गुणात्मक शोध रणनीति अधिमान्य हो सकती है जो सहभागियों को अपनी सामाजिक दुनिया की व्याख्या के प्रति संवेदी हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उसमें सेकंड है, यदि किसी शोधकर्ता की रुचि ऐसे विषय में है जिस पर अतीत में बहुत कम या कतई शोध नहीं हुआ है तो मात्रात्मक शोध करना अधिक सुगम होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम पूर्व साहित्य होगा जिससे सहायता मिल सके। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सी एकदम सही है, कथन एक सही है, किंतु कथन सेकंड गलत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। शोध डिजाइन और अध्ययन के प्रकार, प्रतिचयन डिजाइन, सांख्यिकी डिजाइन, प्रेक्षण डिजाइन और प्रचालन डिजाइन। और दोस्तों इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ए का फोर्थ। तो आपका ए का फोर्थ हो गया संभवतः प्रतिचयन डिजाइन, ये आपका हो गया प्रतिचयन डिजाइन का हो गया संभवतः प्रतिचयन डिजाइन, और सांख्यिकी डिजाइन का हो गया दोस्तों विश्लेषण के लिए पूर्व नियोजित डिजाइन, और आपका प्रेक्षण डिजाइन का हो गया आंकड़ा संग्रहण के सुरक्षित या सुविचारित उपकरण, और प्रचलन डिजाइन का हो गया प्रचलन पद्धतियों के संबंध में अग्रिम निर्णय। जैसा कि दोस्तों आपको इसके ऑप्शन से पता चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में
एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है और उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का मापन किया जाता है। कथन 2 नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन के 2 क्षेत्रों का चयन किया जाता है, परंतु उपचार से पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में एक समान अवधि के लिए निर्भर चर का मापन नहीं किया जाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सही है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। इनके ऑप्शन तो दोस्तों आपको पता है, तो कथन 1 गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। संप्रेषण शोध निष्कर्षों के अनुसार निम्नलिखित में किसके लिए थोड़ी बहुत गपशप आवश्यक है? समाज, पाक्षी और उत्प्रेरण, विकृत निवारण, संप्रेषण देने के विस्तारित करना और संवेगात्मक संबंधताओं का पुनः स्थापन। तो उत्तर एकदम सही है दोस्तों, समाज पक्षीय उत्प्रेरण, समाज पक्षीय उत्प्रेरण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंत सांस्कृतिक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन कौन महत्वपूर्ण है? मूल्यहीनता, बी सम्मान की अनुपस्थिति, सी अधिकारों के मध्य दूरियां, व्यक्तिवाद और लैंगिक भूमिकाएं। तो ए बी सी आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ए बी सी ही सही है, मूल्यहीनता, अधिकारों के मध्य दूरियां और सम्मान की अनुपस्थिति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नीचे कथन दिए गए हैं, ए अभिकथन, दूसरा रीजन। ये प्रश्न दोस्तों बहुत आते हैं और आपके सेकंड पेपर में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो अभिकथन है जब संदेश गंभीर हो तब मुस्कान व हंसने वाली इमोजी से बचना चाहिए, और ये कारण है गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण की तरह हमेशा प्रसंगाधीन होते हैं। तो ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है और ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों ए सही होगा, ए सही ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानवीय संप्रेषण कौशल के क्रम की पहचान कीजिए। सार्वजनिक भाषण, समूह अंतक्रिया, संबंध, फीड फॉरवर्ड और स्व प्रस्तुति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों डी एकदम सही उत्तर है, ECBA डी। सबसे पहले स्व प्रस्तुति, संबंध, उसके बाद आपका आता है समूह अंतक्रिया और उसके बाद सार्वजनिक विभाग और फिर आएगा फीड फॉरवर्ड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मनोवैज्ञानिक, संगठनात्मक, व्यक्तिक, शाब्दिक। माफ करिएगा दोस्तों, रात के 2 बज रहे हैं तो थोड़ा। तकनीकी भाषा का प्रयोग, निम्न प्रतिधारण, पुअर रिटेंशन, प्रकार्यात्मक विशिष्टीकरण, प्रतिकार को चुनौती का भय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका बी, ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। शब्दार्थ, तकनीकी भाषा का प्रयोग और मनोविज्ञान आपका, निम्न प्रतिधारण, पुअर रिटेंशन, संगठनात्मक आपका, प्रकार्यात्मक स्पष्टीकरण और व्यक्ति प्रतिकार की चुनौती का भय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है जो आपका वो बहुत ईजी है, तो इस प्रश्नों से कभी ना प्रश्न चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? तो देखिए 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 28। ठीक है, तो कैसे करेगी? देखिए पहले आपके 7 हैं, फिर उन्होंने एक छोड़ा 8 आया, एक छोड़ा 9 आया, एक छोड़ा 10 आया, ठीक है 4 तक। फिर इन्होंने एक छोड़ा, यहाँ एक भी नहीं छोड़ा था, 7, 8, 9, 10 लगातार, फिर एक का गैप किया 12, फिर एक का गैप किया 14, फिर एक का गैप किया 16, ठीक है 3 तक। पहले 4 तक एक भी नहीं छोड़ा, फिर 3 तक इन्होंने एक का गैप किया, उसके बाद इन्होंने 14 के बाद फिर एक और का गैप, देखिए 16, 3 तक एक का गैप किया, उसके बाद इन्होंने कितने का गैप किया दोस्तों? 3 का, 20। उसके बाद फिर इन्होंने एक का भी गैप नहीं किया, फिर इन्होंने
कितने का गैप किया, 21 के बाद डायरेक्ट। अब देखिए 6, उसके बाद अब आएगा 27, फिर से वही सीरीज शुरू हो जाएगी अब उल्टे क्रम में। देखिए 7 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +2 + 4 + 6 + 8, तो ये आपके हो गए 27 आएगा। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। 22। दोस्तों जब भी ये प्रश्न आए आप इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस जल्दी से जाके क्या करना है, आपको जो लगे कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है उसको जल्दी से लगा लेना है और सही आंसर निकाल लेना। y से x उतना ही छोटा है जितना वह z से बड़ा है। यदि y और z की आयु का योग 36 वर्ष है तो x की आयु कितनी होगी दोस्तों, x की आयु 18 वर्ष होगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, देखिए x क्या है, y से x उतना ही छोटा है जितना वह z से बड़ा है। ठीक है, x उतना ही छोटा है y से जितना वो z से बड़ा है। ठीक है, x, तो x = y हो गया आपका। ये देखिए x = y माइनस ए, x = z प्लस ए, क्योंकि उसमें क्या है उतना छोटा है इसलिए माइनस ए, और उसमें बड़ा है तो z प्लस ए कर दिया, तो y + z = 36 हो गया। देखिए 2xy y + z 2x = 36 और 36/2 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो व्यक्ति एक ही दिशा में 3 किलोमीटर घंटे और 6 किलोमीटर घंटे की गति से चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी उनके पीछे से आती है और उनके पास 9 से 10 सेकंड में गुजर जाती है। रेलगाड़ी की गति है 33 किलोमीटर घंटा, 44 किलोमीटर घंटा, 22 किलोमीटर घंटा, 35 किलोमीटर घंटा। तो दोस्तों उत्तर ए एकदम सही होगा, ये होगा 33 किलोमीटर घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर घंटा और लंबाई y मीटर है। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों इसका समय, इसका फॉर्मूला लग गया है टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समय = दूरी अपॉन चाल, तो फॉर्मूला लग गया। तो जहाँ जो दिया हुआ है 9 = y/x - 5/6, तो ये आपका सॉल्व करके जो आया वो था आपका आंसर, ये 33 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आया, फिर उन्होंने उसको आवर में बदल दिया। चला, अतः रेलगाड़ी की गति 33 किलोमीटर पर घंटा है। 4 और 5 के बीच एक गाड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां 4:20 पर एक साथ होती हैं। कथन दो। 4 और 5 बजे के बीच एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां 4:40 पर समकोण पर होती हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 कथन 2 असत्य। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 सत्य। तो दोस्तों बी सही है, कथन 1 और दोनों असत्य हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि ए का वेतन बी से 20% अधिक है, यहीं सुन लेना, ए का वेतन बी से अधिक है 20%, तो बी का वेतन ए से 20% कम है, सीधी सी बात है। 28 पेन बेचकर एक व्यक्ति 4 पेन की बिक्री कीमत के बराबर लाभ अर्जित करता है। 28 पेन बेचकर एक व्यक्ति 4 पेन की बिक्री कीमत के बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ 15% है। 1 से आरंभ कर n सतत प्रकार संख्याओं का औसत n+1/2 है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए भैया, कथनों पर विचार कीजिए। इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको और उनमें से जो सही आएंगे वो आपको चयन करना पड़ेगा। तो इसमें सी एकदम सही है। देखिए मान लिया बी का वेतन 100 रुपये है तो ए का वेतन 120 हो गया, जबकि ए का वेतन 100 रुपये है तो बी का वेतन 20/120 × 100 हो गया, तो 50/3, तो 16.67% कम होगा, अर्थात ये सही नहीं है। ठीक है, वो कह रहा था उतना ही जितना ज़्यादा है तो कम हो गया, तो ये सही नहीं हुआ। और माना एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 28 पेन का विक्रय मूल्य 28 रुपये, लाभ 4 रुपये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 28 - 4 24 रुपये, तो परसेंटेज लाभ = लाभ अपन क्रय मूल्य × 100,
तो लाभ कितना होगा, 4/24 इंटू 100 50 रहते हैं, ये भी 16.7%, तो बी भी सही नहीं है। फिर एक से प्रारंभ होकर एन सतत प्रकार संख्या 1 2 3 4 एन आगे तक जाती है, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए, ये फॉर्मूला आपको याद करने होंगे, डी इक्वल टू 2 का, तो ये आपका सही हो। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। विरोध में तर्क वाक्य निष्कर्ष तर्क वाक्य, यदि ए सत्य है और यदि ई सत्य है, यदि आई सत्य है, यदि ओ सत्य है और इधर फर्स्ट है आई असत्य है, ओ सत्य है, तो तर्क वाक्य हैं ये। तो इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो डी सही है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। चलिए ये आप आपको पेंसिल पेन से ये आप अच्छा कर पाएंगे, रफ पेन पे जब भी आपके साथ में आए तो आप यही करें। चलिए जब एक हेतु दो विपरीत दृष्टिकोण के बीच मासिक दोलन की स्थिति उत्पन्न करने के आगे नहीं जाता है तो यह निम्नलिखित का हेतुआभास है। विरुद्ध का तर्क दोष, प्रकरणमस का तर्क दोष, असिद्ध का तर्क दोष, सभ्य विचार का तर्क दोष। तो दोस्तों बी एकदम सही उत्तर है, प्रकरणमस का तर्क दोष। निम्नलिखित तर्क में कौन सा तर्क दोष है? सभी पाठ्य पुस्तकें सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेत पुस्तकें हैं। कुछ संदर्भ पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जो सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेत पुस्तकें हैं, अतः कुछ संदर्भ पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। अवैध साध्य, अवैध पक्ष, 4 पदों का तर्क दोष, अविभाजित हेतु। तो डी एकदम सही उत्तर होगा दोस्तों आपका, अविभाजित हेतु। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सूर्य गतिशील है किसी अन्य गतिशील वस्तु की भांति, इसकी अवस्थिति परिवर्तित होती है, अनुमान का यह उदाहरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों इसका जो सही होगा पूर्ववत, शेषवत, सामान्योतो दृष्टा, पक्षता। तो उत्तर सी एकदम सही है आपका। तो उत्तर सी है सामान्य तो दृष्टता। आप इसकी व्याख्या जरूर पढ़ लें, मैं व्याख्या इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते। कथन, गलत कथन को चुनिए। सत्य और असत्य तर्क वाक्य विशेष हो सकते हैं परंतु तर्क के कदापि नहीं। निम्नात्मक तर्क के मामले में सही और गलत तकनीकी पदों का प्रयोग है। आगमनात्मक तर्क के वैध होते हैं और ना ही अवैध, उनका मूल्यांकन बेहतर अथवा बदतर के रूप में किया जाता है। निगमनात्मक तर्क के निष्कर्ष अनिवार्यता उसकी आधिकारिकता से निकलता है, बी। तो बी एकदम सही उत्तर है दोस्तों। बी किस लिए सही है? ए निगमात्मक तर्क उन कथनों की प्रस्तुति है जिन्हें एक निष्कर्ष हेतु परिसर के रूप में माना जाता है। निगमनात्मक तर्क इस बात पर निर्भर करता है कि समान रूप से संबंधित निष्कर्षों के बारे में सत्य और अनुमान लगाने हेतु क्या जाना जाए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए। कथन 1, यदि सेंसर आंकड़े स्वीकार रेंज से बाहर हैं तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कार्रवाई करेगा। कथन 2, जब कुछ घटित होता है सिर्फ तभी नियंत्रण अनुप्रयोग में सेंसर माइक्रो कंप्यूटर को आंकड़े भेजता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 है आपका और कथन 2। कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य। कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 असत्य। उत्तर सी एकदम सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WLAN एक वाइड एरिया नेटवर्क है, केंद्र हब आने वाला डाटा पैकेट को नेटवर्क पर सही डिवाइस को भेजता है। IP पता विनिर्माण चरण में ही डिवाइस के लिए अधिक निर्धारित किया जाता है। चलिए किसी डिवाइस के नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता है। इंटरनेट पर प्राप्त डेटा पैकेटों की राउटर जांच करते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? केवल ए और बी और ई, केवल डी और ई और बी सी डी और ई। तो सी एकदम सही है दोस्तों, केवल डी और ई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, इनपुट डिवाइस ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर, आउटपुट डिवाइस स्कैनर, डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस, स्पीकर, सेंसर डिवाइस, ट्रैकर बॉल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ और डी
फर्स्ट। चलिए इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा, अब आपको यहीं से पता है। आउटपुट ए का सेकंड स्कैनर पॉइंटिंग, और बी का है दोस्तों थर्ड आउटपुट डिवाइस है आपका स्पीकर, और सी का है फोर्थ पॉइंटिंग डिवाइस है आपका ट्रैकर बॉल, और सेंसर डिवाइस का है आपका फर्स्ट। और फर्स्ट दोस्तों क्या है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्या है, ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फायरवॉल क्या होती है। नेटवर्क लेयर में एड्रेस ट्रांसलेशन के प्रयोग होती है, नेटवर्क इंटरफेस कोड को भंडारण के लिए प्रयोग होती है, नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल के लिए प्रयोग होती है, प्रयोक्ता के कंप्यूटर और बाहरी कंप्यूटर के बीच का हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर। तो डी एकदम सही है, प्रयोक्ता के कंप्यूटर और बाहरी कंप्यूटर के बीच का। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार SDG सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश है दोस्तों स्वीडन। चलिए स्वीडन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि आपको समय बच सके, बस मेरा यही है। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार SDG सूचकांक के आधार पर दोस्तों स्वीडन है जिसका स्कोर 84.72 है। रैंक दे स्वीडन 84.7, डेनमार्क 84.6, फिनलैंड 83.8, फ्रांस 81.1 और जर्मनी 80.8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक होस्ट की आवश्यकता होती है। हैजा, मलेरिया, ट्रोकोमा, सिस्टोमियासिस। उत्तर बी है दोस्तों मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से न्यूनतम कितने प्रतिशत उत्सर्जन करने वाले कम से कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन के प्रपत्र जमा करने के बाद पेरिस समझौता प्रवृत्त हुआ। वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 50%, वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 55% और वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 60%, वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 75%। तो बी सही है दोस्तों, वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 55%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बायोगैस का कैलोरीय मान लगभग कितना है। 5000 किलो कैलोरी प्रति घन मीटर, 3000 और 2500। तो ए है 5000। जानवरों एवं पेड़ पौधों के व्यर्थ पदार्थों का घरेलू एवं खेतों से प्राप्त अवशेष सूक्ष्म जीवों द्वारा वायु की अनुपस्थिति में सड़ने का बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस एक पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन है। बायोगैस से सामान्यतः 55 से 70% मीथेन, 30 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.5 से 1% हाइड्रोजन सल्फाइड एवं सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तमाम चीजें मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस समझौते के अधीन वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे सीमित रखने का निर्णय किया गया। पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल और चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन। तो ए है पेरिस समझौता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य, विश्वविद्यालय की न्यूनतम संख्या वाला राज्य। उच्च शिक्षा में उच्चतम GER वाला राज्य, उच्च शिक्षा में न्यूनतम GER वाला राज्य। तो इसका सही उत्तर है डी। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था। बी विक्रमशिला। ठीक है, जो अब नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा विक्रमशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। यह वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए दोस्तों, जो कि चाणक्य तक्षशिला की बात करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय UGC द्वारा स्थापित किए जाते हैं, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जाते हैं, केंद्रीय सरकार के द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं, नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित होते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए और डी, केवल सी और ई, केवल बी और डी, केवल बी और ई। तो सी एकदम सही उत्तर है, केवल बी और डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER की गणना निम्नानुसार की जाए। उच्च शिक्षा में नामांकन की संख्या 18 से 23 की आयु समूह के कुल जनसंख्या 16 × 100। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है, तो इसमें सही फॉर्मूला चुनना है। तो ए एकदम सही है जो मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अवर स्नातक स्तर पर चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS में निम्नलिखित शामिल है। मूल कोर्स, H कोर्स, योग्यता समाधान कोर्स, पर्यावरण शिक्षा कोर्स, अंग्रेजी टेम्परेचर कोर्स। नीचे सही उत्तर चुनिए।
तो ए आपका सही होगा, ए, बी और सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपका ये पैराग्राफ होगा, जहाँ तक मुझे लगता है आपका पैराग्राफ होगा, आपको इसमें से आंसर बताने होंगे। जी बिल्कुल आपका पैराग्राफ है। मानव निर्मित ढांचे वर्ष का प्रभाव वहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि बी, हाल के समय में मानसून विवाद में परिवर्तन हुए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किन कारणों ने पश्चिमी घाट को प्रभावित किया है, अत्यधिक संवेदनशील? तो ये है आपका डी, अनियंत्रित पर्यटन का उन्नयन। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा जुकाम हो रहा है, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। पश्चिमी घाट के एक राज्य विशेष को ही सर्वाधिक हानि क्यों हुई है? क्योंकि इसने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है। पश्चिमी घाट के प्राकृतिक विपदा के संदर्भ में वास्तविक त्रासदी क्या है? तो आपका उत्तर जो है दोस्तों वो है जलवायु परिवर्तन के परिणामों की गंभीरता की अनुभूति न होना। दोस्तों ये पैराग्राफ में से आंसर है, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ये जल्दी मिल जाए, और पैराग्राफ के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। गद्यांश के लेखक को खेद है, तो आपका ये रहा डी, समितियों की रिपोर्ट को क्रियान्वित न किए जाने से। चलिए दोस्तों आपका यहाँ पे ये ख़त्म होता है आज का आपका ये, और आपको डेली अब एक मिलेगा दोस्तों। हाँ मुझे पता है मैं इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैथ आपको सॉल्व करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, जो भी रीजनिंग है वो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सॉल्व करके लाऊँ, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और ऐसे ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे सपोर्ट की थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और मैं आपकी जो वीडियो ऑडियो क्वालिटी है और जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, और वो दोस्तों आपको तभी हासिल हो सकता है जब आप सपोर्ट कंटिन्यूस करते रहेंगे, ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।